तो यहां पर ये हमारा न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स का एक टेबल का निर्माण किया। उस समय तक सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, टिल 56। अगर आपको इनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखना है, इन्होंने क्या रूल दिया था, तो आप लोगों को मैं बता दूं, इनके अचीवमेंट्स और इनके डिफेक्ट्स दोनों हम लोग अभी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि एक्चुअली है क्या न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ये टेबल आई होप आप सब लोगों ने बना लिया होगा। अब आप लोगों को लिखना है व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। Newlands arranged many of the known elements. Newlands arranged many of the known elements in the increasing order of their atomic masses. In the increasing order of their atomic masses. उसके बाद यहां पर उस समय तक मैं आपको बता देता हूं, टिल दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। थोरियम तक एलिमेंट्स का डिस्कवर हो चुका था। He arranged the elements. He arranged the elements in the order that the eighth element was similar in the properties of the first. That the eighth element was similar in the properties of first. Similar in the properties of first. Similar in the properties of first element, just like the eighth note in music. Just like the eighth note in music. आप लोगों को म्यूजिक का नोट तो पता होगा, बताइए वेस्टर्न म्यूजिक के नोट्स। डो, रे, मी, फा, डो रे मी फा, सो ला टी दो। ये आठवां सुर और पहला सुर जिस तरह से मिल रहा है, उसी आधार पर उन्होंने से लिख लिया आप लोगों ने।
ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, रात में घर पे बैठ के आराम से लिखना। नहीं लिखते रात में, बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं ना बेटा, सब लोगों को बोर्ड का डर है कि कैसे लिखें, इतना समय बर्बाद हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी है उनके पास, उस प्रॉपर्टी का उपयोग रात को कर सकते हैं, स्क्रीनशॉटेड प्रॉपर्टी। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया। अचीवमेंट्स ऑफ द लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये तो भाई उनका रूल था। अब लिखिए आप लोग अचीवमेंट्स क्या रहा है भाई, achievements of the law of octaves, क्या क्या उन्होंने हासिल किया, किस वजह से उन्हें सम्मानित किया गया। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, द लॉ ऑफ octaves was the first logical attempt, was the first logical attempt to classify elements, on the basis of atomic weights, on the basis of atomic weights। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर डॉबरेनर ने भी तो एटॉमिक वेट्स के आधार पर क्लासिफाई किया था। मेरे प्यारे बंधुओं, वो एटॉमिक वेट के आधार पर क्लासिफाई नहीं किया था, वो ट्रेड्स के आधार पर क्लासिफाई किया। एटॉमिक वेट देने वाले जो है कि एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और दूसरा जो वर्ड इन्होंने दिया था पीरियोडिसिटी, ये इनके द्वारा ही दिया गया वर्ड है कि एलिमेंट्स का पीरियोडिसिटी होना चाहिए, उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। सो द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम। पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स तुम्हारा मास और तुम्हारा वेट सेम है। Periodicity of the elements was recognized for the first time, ये इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत था। एक बच्ची ने पूछा मुझे कि सर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर है। फिजिक्स वाले सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी पे तुम्हारा वजन अगर 60 किलोग्राम है तो मून पे तुम्हारा वेट 6 किलोग्राम है। पता है क्यों? वेट जो है तुम्हारा होगा, मास नहीं होगा। पृथ्वी पे मास अगर 60 किलोग्राम है तो मून पे भी मास 60 किलोग्राम, क्योंकि मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस और वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी। आप समझ गया? जैसे तुम इसको इस तरह से सोचो, तुम्हारे शरीर में जो नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स वो अर्थ पे जितना है, चाहे मून पे कम या ज्यादा हो जाए, सेम ही रहने वाला है, तो वो हो गया एटॉमिक मास, बराबर। और जिस ग्रेविटी से तुम अर्थ के पास खींची जा रही हो, उस ग्रेविटी से तुम चांद पे नहीं, चांद पे तुम उड़ सकती हो। तुम लोग को उड़ने का शौक होता है, चांद पे जाना, उड़ सकते हो। Got it? The difference between atomic weight
जनरली यहाँ पर जब ग्राम में किया जाता है तो ग्राम एटॉमिक वेट कहा जाता है। वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी। और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने खास करके पीरियोडिसिटी वर्ड दिया। लेकिन इस महान साइंटिस्ट के किस्मत में भी कुछ लिमिटेशंस लिखा था। इनका भी ये सिद्धांत ज्यादा दिनों तक नहीं चला, ज्यादा एलिमेंट्स तक ये फिट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसका मेन रीजन मैं बता देता हूं। लोग कहते हैं दूसरे को अगर ठोकर लगती है तो तीसरे को चलना आ जाता है। जब सपोज करो तुम्हारे क्लास में बहुत लोग हल्ला करते रहते हैं, अगर कोई टीचर एक बच्चे को खींच के तमाचा लगा दे तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं ना। इससे क्या सीखने को मिला कि जो डिमेरिट दूसरे का था सारे ने उस डिमेरिट को बंद कर दिया। लेकिन ये न्यूलैंड साहब उसमें नहीं आते थे, क्योंकि डॉबरेनर के टाइम पे भी उसने जो एलिमेंट्स अननोन थे उसके लिए जगह नहीं छोड़ा था। और ये भी न्यूलैंड साहब भी वही गलती कर रहे थे, है ना। जब भविष्य में कोई एलिमेंट्स आएगा उसके लिए जगह तो उनको छोड़ना चाहिए था ना। क्या बोल रही हो? वही चीज तो कुछ करना तो बेटा। साइंटिस्ट क्यों कहलाओगे तुम? तुम्हें कुछ अलग होगा इसलिए तो तुम साइंटिस्ट कहलाओगे ना। तुम खुद सोचो, हम लोग घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो मकान हम लोगों को कोई खेत देगा तो खरीदेंगे। आज के रेट में कोई खेत दे दिया, कोई खेडूत का खेत है, हम लोग जाकर के उसको परचेस कर लेंगे ना भाई। कौन दिमाग लगाएगा, बाउंड्री बना के वॉल बनाएगा, घर बनाएगा? उतना टाइम किसके पास है? पैसा फेंको घर में। आज के डेट में लोग फ्लैट्स खरीदते हैं। अब फ्लैट्स में भी कैसे फ्लैट्स? फुल फर्निश्ड फ्लैट, मतलब तुझे कुछ लेके जाना नहीं है, बस खाली पैसा देना है। घर में एंटर हो गए, आपके घर में सब कुछ लगा हुआ है, पूरा फर्नीचर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, लाइट्स लगा हुआ है। आपको खाली पैसे पे करना है और आप अपने घर के मालिक। समझ में आया? तो इसको कहते हैं इनोवेशंस। सिमिलरली साइंटिस्ट को भी ऐसा सोचना चाहिए ना बेटा। ऐसा तो सब आगे तू भी सोच सकती है कि भविष्य में आज से 40 साल के बाद तेरे सामने 10,000 बच्चे खेल रहे होंगे, उस 10,000 में से किसी का नाम तेरे जैसा सेम टू सेम हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्वेश्चन इज नॉट दैट, द क्वेश्चन इज हाउ हैव यू अरेंज द एलिमेंट्स। सो द लॉ और लिमिटेशंस दोनों में कुछ ना कुछ माजरा बच गया था। जो इनका सबसे बड़ा डिफेक्ट्स था, याद रखना, defects of law of octaves, defects of law of octaves, defects of law of octaves। सबसे पहला डिफेक्ट इनका जो सारेगामा पाधानीसा था सिर्फ कैल्शियम तक बराबर रहा। दिस लॉ could be best applied only up to the element calcium। this law would be best applied only up to the element, only up to the element calcium whose atomic mass is 40, whose atomic mass is 40। मतलब 40 एटॉमिक मास तक इनका जो निर्णय था वो सही चला, लेकिन 40 के बाद इन्होंने इनका जो सिद्धांत था वो नहीं। दूसरा, इन्होंने जैसे ही ये टेबल बनाया तुरंत इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुई। अब इनर्ट गैस को ये 7 सुर में कौन सा 8वां नया सुर देंगे? सुर तो बेटा वो साथी है ना। 7 चूहे इस दुनिया में 8वीं अपनी चूड़ी, वही वाला हाल है। तो यहाँ पर सुर साथी थे, अब नया ग्रुप आ गया इनर्ट गैस एलिमेंट्स का, हीलियम नियन वाला ग्रुप। अब बेचारे के पास जगह ही नहीं है इनके टेबल में कि कहीं पर वो एडजस्ट भी कर सके, तो वो उनका एक डिमेरिट बन गया। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स would not fit into the octave structure, would not fit
into the octave structure. Could not fit into the octave structure. The feature of resemblance of the 8 elements when arranged in increasing order of their atomic mass was not successful with the heavier elements. The increasing order of atomic mass was not successful with heavier elements. और चौथा इनका सबसे बड़ा डिफेक्ट बता देता हूं, इन्होंने दो एलिमेंट्स को एक ही टेबल में अरेंज किया था। देखो मैं दिखा देता हूं इनका टेबल, ये रहा इनका टेबल। देखो यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल को एक जगह रख दिया, सीजियम और लैंथेनम को एक जगह रख दिया। तो ये तो हो गया भाई साहब, आप क्या कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। तो ये इनका एक और लिमिटेशंस। He had arranged two elements in one group. He has arranged 2 elements in same slot. 2 elements in same slot, which could not fit the octave slot. तो ये 4 इनके लिमिटेशंस थे, डिफेक्ट्स थे, जिस आधार पर इनकी थ्योरी जो है फेल हो गई। उसके बाद 1860 ईस्वी में एक बार कॉन्फ्रेंस हुई थी केमिस्ट लोगों की। बोला कि भाई साहब ये जो डॉब्रेडर साहब और न्यूलैंड साहब ने जो रिसर्च करके जो इतना दिया है हम लोगों को, तो उसमें कुछ और केमिस्ट भी थे। एक कार्ल श्रूहे साहब थे और जर्मनी से बिलोंग करते थे, और एक सबसे नौजवान साइंटिस्ट रशिया से बिलोंग करते थे जिनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनिस्लाव कैलिज़ारो। स्टैनिस्लाव कैलिज़ारो, ये कैलिज़ारो ने डिस्क्राइब किया कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे पता लगाया जा सकता, उसके बारे में इन्होंने एक लॉ दिया था, और उस आधार पर किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता लगाया जा सकता था कि भविष्य में भी अगर कोई आएगा तो उसका एटॉमिक मास इतना होगा। पहले से पता था कि भाई साहब ये कौन से फॉर्मूला से ये बनेगा। जैसे सपोज कर कि अभी जो मेडिसिन बनता है वो मेडिसिन कैसे बनता है, वो मेडिसिन को जिस प्लांट से बनता है वो प्लांट को ले जाया जाता है, उसमें कौन सा एलिमेंट है उसका रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च करने के बाद उस एलिमेंट के साथ न्यू मेडिसिन का बहुत बड़ा स्टॉक बनाया जाता है। तो पहले फॉर्मूला लिया तब तो बना ना, अगर फॉर्मूला नहीं लेगा तो बनता। उसी तरीके से एटॉमिक मास पता था कि भाई तुलसी के पत्ते से हम लोगों को ये एसिड मिलती है, तो उससे जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा सकता है। तो मनुष्य को कह दिया गया कि भाई तुलसी 5 पत्ता डेली खा, तेरी मृत्यु जल्दी नहीं होगी। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, तुलसी के पत्ता में है क्या भाई, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंटेनिंग कुछ भी हम खाएंगे तो हमारा जो है मौत जल्दी नहीं होगी। उसी तरीके से एटॉमिक मासेस पता थे, लेकिन कौन से एलिमेंट्स का कितना एटॉमिक मास है वो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना। 1 + 1 2, ये प्लस देने वाला कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला डेवलप किया कैलिज़ारो ने। उनका पूरा नाम था स्टैनिस्लाव कैलिज़ारो। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1860 में, और ये कॉन्फ्रेंस में हमारे सबसे नौजवान दिमित्री मेंडलीव ने इसका भाग लिया कि सर आप मुझे ये फॉर्मूला दीजिए, मैं इस आधार पर एटॉमिक मास के आधार पर, केमिकल पीरियोडिसिटी के आधार पर एक पीरियोडिक टेबल का मैं निर्माण करूंगा। मैं आप लोगों के सामने वचन देता हूं कि मैं इस पीरियोडिक टेबल का निर्माण करूंगा, मेंडलीव ने उस समय में कहा। लेकिन मेंडलीव के बाद, या मेंडलीव से आप पहले कीजिए, जब उसने ये भाषण दे दिया था उसके बाद आए थे लॉथर मेयर साहब, जो आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया है। लॉथर मेयर साहब ने
उन्होंने कहा कि भाई साहब हम एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर भी सजा सकते हैं, जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम उसको ऊपर में रखे, जिसका कम वॉल्यूम उसको नीचे में रखे। उन्होंने एक ग्राफ को प्लॉट किया एटॉमिक मास के अगेंस्ट में एटॉमिक वॉल्यूम के साथ, और उस आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। बाकी जो भी लेक्चर है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो भी बच्चे आज नहीं समझ सके हो ये लेक्चर, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा ये पूरा सेशन रिकॉर्ड है, मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आज का जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आप लोग उसको YouTube के माध्यम से देख सकते हो, आपके ग्रुप में वो लिंक मिल जाएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही, कि जैसे अपलोड होता है तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप लोग इजीली उस माध्यम से इस चीज को देख सकते हो। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन होगा वो स्पेशली बेस्ड होगा किस चीज पर, वो बेस्ड होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ बच्चे हैं जो बोलना चाहेंगे, चलिए मैं आप लोगों को माइक ओपन करने की टेंडेंसी देता हूं। आप लोग अपने अपने माइक ओपन करके जिनको जो डाउट है पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं है, यू कैन ओपन योर माइक। आई हैव अलाउड द परमिशंस टू ओपन योर माइक। चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे ज्यादा पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय एंड टेक केयर।